दोस्तों, दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, भले ही वो अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी स्टडी कर ले, अच्छा पैसा कमा ले, लेकिन उसका सिर्फ एक ही सपना होता है कि अब सब कुछ सेट हो गया है यार, शादी हो जाए। क्योंकि शादी के बाद ही इंसान की असल ज़िंदगी शुरू होती है। शादी के बाद में उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, वो अपनी पत्नी के साथ में, उसके बाद में उसके बच्चे, इस तरीके से एक परिवार शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, हर इंसान जो शादी करता है, तो शादी वाला जो बंधन है इंसान का जो बनता है, ये बंधन एक ऐसा बंधन है जो दुनिया पे आने के बाद में किसी अननोन पर्सन से बनता है। लेकिन बाकी के रिश्तों की बात करें, चाहे मामा, चाचा, भाई, बहन, ये रिश्ते ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो बिन बनाए आप लोगों के बन जाते हैं, यानी आपके खून के रिश्ते। लेकिन शादी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो सिर्फ और सिर्फ भरोसे का रिश्ता होता है। लेकिन कई बार इन रिश्तों के अंदर कुछ लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं, यकीनन ये हैरान कर देने वाली होती है। दोस्तों, आज की घटना जिसमें एक पति और पत्नी अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन अचानक से पति के दिमाग में आता है कि वो अपनी पत्नी के बेडरूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगाए। अब जैसे ही वो अपने बेडरूम के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगाता है और उसको एक दिन चेक कर रहा होता है, तो देखता क्या है कि उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है। और यकीनन उसके बाद में कुछ ऐसा होता है जिसको आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के हैरान हो जाएंगे। तो इस घटना में क्या हुआ था, परत दर परत पूरी सच्चाई मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक, और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, कल के दिन आप सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, कुछ लोगों ने नाम लेने की सिफारिश की है। तो उन सारे लोगों के जो कमेंट्स हैं, ये वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो लेटेस्ट वीडियो हमारा अपलोड होता है उस पर आप लोग कमेंट्स करिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है गुजरात से। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। इसी में एक छोटा शहर आता है वस्त्राल, जो कि गुजरात का सबसे पॉश इलाका भी कहा जाता है। और इसी शहर के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीआईपी कॉलोनी है, गैलेक्सी कोरल सोसाइटी। अब दोस्तों, इसी गैलेक्सी कोरल सोसाइटी के अंदर एक परिवार रहता है। परिवार में जो परिवार का मुखिया है उसका नाम शैलेश प्रजापति, उम्र लगभग 45 साल। इनकी पत्नी है शारदा प्रजापति उर्फ स्वाति, उम्र लगभग 40 साल, और इनके 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, शैलेश जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, एक बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये एक कॉन्ट्रैक्टर है। तो जब कॉन्ट्रैक्टर है तो अच्छा पैसा, अच्छा नाम, अच्छा रुतबा, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं, 2 बच्चे हैं, हंसी खुशी ये परिवार अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। चूँकि परिवार के अंदर पैसे की तो कोई दिक्कत थी नहीं, इसलिए परिवार में कभी कोई कलेश भी नहीं होता था। क्योंकि आमतौर पर आप लोग देखते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर अगर कुछ गृह कलेश होते हैं तो पैसे की दिक्कत की वजह से हो जाते हैं। लेकिन इस परिवार के अंदर पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। आमतौर पे ऐसा होता है कि कुछ अमीर परिवार ऐसे होते हैं कि जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, जिस वजह से उनके घर में कलेश होता है। लेकिन इस परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब दोस्तों, इसके बाद में एक तारीख आती है 24 जून 2022, और वक्त होता है सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास। अब 24 जून 2022 सुबह के 6 बजे जो शैलेश प्रजापति थे, ये अपने रूटीन के मुताबिक सुबह को मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, लगभग 6 से 6:15 बजे के आसपास। और 24 जून 2022 को भी ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। अब ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तो ये रोड के किनारे किनारे अपनी वॉक कर रहे थे कि उसी समय एक बुलेरो ट्रक जो होता है छोटा वाला, एक बुलेरो ट्रक आता है और शैलेश प्रजापति को एक ज़ोर की टक्कर मारता है, जिस वजह से शैलेश प्रजापति की मौके पे ही मौत हो जाती है। अब दोस्तों, जब उस रोड पर एक भयानक एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ और लोग भी आए हुए थे। वो लोग तुरंत शैलेश की तरफ को भागते हैं और तुरंत शैलेश को वहाँ से उठाते हैं और नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो जो डॉक्टर थे जब शैलेश का ट्रीटमेंट करने के लिए अंदर लेके जाने ही वाले थे कि उसी समय शैलेश की जो नफ्स थी वो रुक जाती है, यानी डॉक्टर अब शैलेश को मृत घोषित कर देते हैं। अब डॉक्टर तो मृत घोषित कर चुके थे, चूँकि एक्सीडेंट का मामला था, इसलिए पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस भी मौके पे पहुंचती है। साथ के साथ जो शैलेश प्रजापति थे इनके घर वालों को भी इन्फॉर्म किया जाता है। घर वाले भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। अब दोस्तों, जो पुलिस थी
इस पूरे मामले को देखती है और लोगों से भी सुनती है तो यही पता चलता है कि एक तेज़ रफ्तार बोलेरो ट्रक आया, उसने शैलेश प्रजापति को एक ज़ोर की टक्कर मारी, यानी एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। तो पुलिस जो है वो यानी गैर इरादतन हत्या में मामला दर्ज करती है और ये मामला दर्ज आता है आईपीसी की धारा 304A के तहत। दरअसल अगर किसी भी रोड एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है या फिर कुछ और, तो जो धारा लगती है वो 304A ही लगती है, यानी गैर इरादतन हत्या, क्योंकि जान के तो हत्या की नहीं जाती है एक्सीडेंट में। ये सब एक्सीडेंट ही होता है, यानी अचानक से होता है, एक हादसा होता है। अब घर परिवार वाले भी ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है, रोड किनारे चल रहे होंगे, किसी बोलेरो ट्रक ने टक्कर मार दी जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई, और पुलिस भी यही सोचती है। इसलिए जो मामला दर्ज कराया गया था वो शैलेश प्रजापति के ससुर के द्वारा कराया गया था, और उसके बाद में पुलिस वाले भी सोचते हैं कि अब इस केस को एक एक्सीडेंट के तौर पे ही क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, आखिरकार उसकी तो तलाश करनी चाहिए, इसलिए पुलिस उस व्यक्ति की तलाश करती है। अब दोस्तों पुलिस उस ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही होती है तो धीरे धीरे थोड़ा समय भी गुजर जाता है। अब जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है तो इंटरनेट पर एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वायरल होती है बहुत तेज़ी के साथ में। दरअसल ये जो फुटेज थी शायद आप लोगों ने भी देखी हो, लेकिन आज मैं जब कहानी सुना रहा हूँ तो आप लोग समझ पाएँ कि ये वो फुटेज थी। दरअसल इसमें एक व्यक्ति रोड किनारे जा रहा होता है और पीछे से एक बोलेरो ट्रक आता है छोटा वाला, और पूरा रोड खाली था और वो बोलेरो ट्रक पीछे से टक्कर मारता है। जब इस तरीके की वो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो लोग उस पर कमेंट्स करते हैं कि ये जो एक्सीडेंट है ये दरअसल एक्सीडेंट लग ही नहीं रहा है, बल्कि ये ऐसा लग रहा है कि ये किसी साजिश के तहत इस व्यक्ति की हत्या की गई हो। अब जब इस तरीके की चीज़ें वायरल होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो परिवार वाले हैं ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं। परिवार वाले ना तो कोई छानबीन कराने की मांग करते हैं। लेकिन इसी बीच में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक कॉल आता है अननोन नंबर से किसी अनजान व्यक्ति का, और वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को बताता है कि दरअसल पिछले कुछ समय पहले शैलेश प्रजापति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दरअसल वो जो रोड एक्सीडेंट हुआ था वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक हत्या थी, सोची समझी साजिश थी, और किसी बड़ी साजिश के तहत शैलेश प्रजापति की हत्या की गई थी। अब दोस्तों जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को इस तरीके का फ़ोन आता है, इधर ये सोशल मीडिया पर ये क्लिप तो पहले से ही वायरल हो रही थी, तो कहीं ना कहीं क्लिप को देख के भी पुलिस को पहले से ही शक था। अब इधर इस तरीके का फ़ोन आ जाता है तो पुलिस भी तुरंत अलर्ट हो जाती है। उसके बाद जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ था शैलेश प्रजापति का, उस जगहों पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं उन सारे ही सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है। सारे ही सीसीटीवी कैमरास की जो क्लिपें होती हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं वो पुलिस अपने पास जमा करती है। तो उसमें पुलिस को एक थोड़ा सा सबूत मिलता है या फिर थोड़ा सा एक अहम सुराग मिलता है। दरअसल उन सारे ही सीसीटीवी कैमरेज में ये पाया गया कि एक व्यक्ति जो कि शैलेश प्रजापति का काफ़ी पहले से पीछा कर रहा था जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, और वही व्यक्ति आगे चलकर एक बोलेरो गाड़ी में सवार हुआ और उसके बाद में उसी बोलेरो ट्रक ने शैलेश प्रजापति को टक्कर मार दी। अब जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो पुलिस तो कहीं ना कहीं समझ जाती है कि जो एक्सीडेंट नहीं अब हत्या है, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान नहीं की जा रही थी। इधर ये जो ट्रक था इसका नंबर निकाला जाता है, और नंबर निकालने के बाद में इस ट्रक की भी तलाश जारी थी। लेकिन इसी बीच में पुलिस जो है वो शैलेश प्रजापति की जो पत्नी है शारदा प्रजापति उर्फ स्वाति, इनसे पूछताछ करती है, और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पुलिस को जो इनके जवाब मिलते हैं वो गोलमोल होते हैं। अब दोस्तों जब पुलिस स्वाति के जवाब देखती है तो ये गोलमोल होते हैं, इसलिए पुलिस को कहीं ना कहीं अब स्वाति के ऊपर शक हो जाता है, यानी शारदा प्रजापति उर्फ स्वाति, इसके ऊपर शक हो जाता है। इसलिए पुलिस अब इससे ना पूछते हुए सबसे पहले सोचती है कि क्यों ना इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती है कि अवैध संबंधों के चलते इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। अब जब स्वाति की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें पुलिस को एक नंबर मिलता है। ये नंबर बड़ा अजीब, जब पुलिस इस नंबर की डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी नितिन नाम के व्यक्ति पर रजिस्टर्ड है। अब नितिन के बारे में पता किया जाता है तो नितिन जो था ये शैलेश प्रजापति का एक जिगरी दोस्त था। उसके घर पे आना जाना था और लगातार पिछले 2.5 साल से ये उसके घर आ रहा था और जा रहा था। अब उससे इसकी बात होती थी, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो थी, जो सबसे हैरान करने वाली थी, कि पिछले 6 महीने से उसकी नितिन से कोई बात नहीं होती, यानी शारदा प्रजापति उर्फ स्वाति की 6 महीने से नितिन से कोई बात नहीं होती। जब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के
सामने अब बड़ी मुश्किल आ जाती है कि 6 महीने से बात नहीं हुई है। अगर हत्या में ये दोनों इन्वॉल्व होंगे तो फिर ऐसा तो होना चाहिए था कि इस बीच में ये लोग बात करते, लेकिन पिछले 6 महीने से बात नहीं हुई है, इसलिए पुलिस के लिए अब ये काम और ज़्यादा मुश्किल था। अब दोस्तों पुलिस उसके बाद में अपनी छानबीन तो जारी करती है, साथ के साथ अपने मुखबिर भी एक्टिव करती है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाया था। उसके बाद में पुलिस को मुखबिरों के द्वारा कुछ ऐसी सूचना मिलती है। उसके बाद में पुलिस सीधा स्वाति को अरेस्ट करती है और उसको पूछताछ के लिए थाने लेके जाती है। अब जब स्वाति को थाने लेके जाया जाता है तो पुलिस जब शुरुआत में स्वाति से पूछताछ करती है तो शुरुआत में वैसे ही पुलिस को गोल गोल घुमाना, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो पुलिस के सवालों के आगे स्वाति टिक नहीं पाती है और स्वाति पुलिस के सामने टूट जाती है। और टूटने के बाद में स्वाति पुलिस को जो कहानी सुनाती है, यकीनन वो कहानी रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी थी। दरअसल स्वाति पुलिस को बताती है कि जो नितिन था उसका उसके घर पे आना जाना था। अब नितिन जो है वो शैलेश प्रजापति के घर आता था, जाता था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि शैलेश प्रजापति घर पे नहीं होता, तब भी नितिन आता था। अब नितिन चूँकि स्वाति को भाभी कहता था, इसलिए उसे भाभी कहकर संबोधित करता था, भाभी कहकर बुलाता था। और इसी बीच में जब कभी शैलेश घर पे नहीं होता, ये उसके साथ में हंसी मजाक करता। अब जब ये उसके साथ में हंसी मजाक करता, कुछ इस तरीके से देखता, कुछ इस तरीके से मौका निकाल कर उसे टच करने की कोशिश करता, तो जो शारदा प्रजापति उर्फ स्वाति थी, ये भी समझ जाती है कि आखिर नितिन चाहता क्या है। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो इनका प्यार था उसका इजहार होता है। उसके बाद में ये लोग अवैध संबंधों में आ जाते हैं। और जैसा कि आजकल की मोहब्बत, सबसे पहले अवैध संबंध बनते ही उनके बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। अब जब एक बार शारीरिक संबंध बनते हैं तो उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेते। अब ये जो चीज़ें चल रही थी इसके बारे में जो शैलेश प्रजापति थे उन्हें कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन उनके पीठ पीछे ये सब कुछ चल रहा था। तो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, इसीलिए शैलेश को एक बार अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है। जब उसको अपनी पत्नी के ऊपर शक होता है तो वो एक रास्ता चुनता है, और रास्ता भी बड़ा अजीब। दरअसल शैलेश एक प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक ये अपने कमरे के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर एक हिडन कैमरा लगाता है। और उस हिडन कैमरे को लगाने के बाद में ये अपने काम पर चला जाता है। अब जैसे ही काम पर जाता है, जो स्वाति है ये नितिन को बुलाती है और ये दोनों उन्हीं के बेड के अंदर एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उस हिडन कैमरे के अंदर कैद हो रही होती हैं। अब दोस्तों शैलेश जैसे ही घर पे आता है और वो अपना उस हिडन कैमरे को चेक करता है, उसका जो रिकॉर्ड खंगालता है, तो उसके सामने एक ऐसी वीडियो आती है जिस वीडियो को देखने के बाद में उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उसके ही बेडरूम के अंदर, उसके ही बेड के ऊपर उसकी जो अपनी पत्नी स्वाति है, ये उसके ही दोस्त नितिन के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। जब वो इस तरीके की वीडियो देखता है तो मानो उसी समय वो आधा मर जाता है। अब दोस्तों जैसे ही शैलेश उस वीडियो को देखता है, तुरंत अपने फ़ोन में लेता है उस वीडियो को और अपनी पत्नी को दिखाता है और सबूत के तौर पर उस वीडियो को अपने पास रखता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसकी पत्नी हड़बड़ा जाती है, नितिन के सामने घबरा जाती है और उससे कहती है कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन शैलेश जो था वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर आइंदा से तुम नितिन से मिली तो मुझसे बुरा कुछ और नहीं होगा। अब उसके बाद में जो स्वाति थी ये नितिन से मिलना तो छोड़ देती है और इसी बीच में इन दोनों के बीच में भी नोकझोंक हमेशा होती रहती है। शैलेश और स्वाति के बीच में नोकझोंक होती है और इसी बीच में ये फिर से नितिन से मुलाकात करती है और नितिन से मुलाकात करने के बाद में उससे कहती है कि वो उसके बिना रह नहीं सकती। इधर नितिन जो था उसका भी यही हाल था। तो ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना जो हमारे रास्ते की हड्डी बन रहा है, जो हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है शैलेश, क्यों ना शैलेश को ही हम लोग रास्ते से हटा दें। उसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ये लोग एक सुपारी किलर को ढूंढते हैं और इन्हें आखिरकार वो सुपारी किलर मिल जाता है जिसका नाम होता है यासीन। अब यासीन से इस पूरे मामले में डील होती है। यासीन जो है वो 10 लाख रुपए की मांग करता है और वो कहता है कि वो शैलेश की हत्या इस तरीके से करेगा कि वो हत्या लगेगी ही नहीं, दरअसल वो एक रोड एक्सीडेंट लगेगा। अब इसलिए इतने सारे पैसों की डिमांड करता है, लेकिन ये लोग भी चाह रहे थे कि कैसे भी करके उनका काम हो जाए और उसके बाद में जो सारी प्रॉपर्टी थी वो नितिन और उसकी जो पत्नी है ये कब्जा ले और एक दूसरे के साथ शादी कर कर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। चूँकि दोस्तों उसके बाद में इन दोनों के बीच में डील तय हो जाती है। उसके बाद में तारीख आती है 24 जून 2022 और 6 बजे का समय होता है। स्वाति उसी समय कॉल कर कर नितिन को बता देती है और नितिन जो है पहले से ही जो यासीन के साथ उस बोलेरो ट्रक में मौजूद था
और उसके बाद में ये लोग पीछे से टक्कर मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, जब इस तरीके का पूरा मामला सामने आता है तो जो कोई भी सुनता है वो हैरान होता है, परेशान होता है। खुशस्वाती की ही तहरीर पर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और जिस तरीके के भी दोष इन लोगों का होगा उस तरीके से इन लोगों को सज़ा दी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अवैध संबंधों में लिपटी हुई एक ऐसी परिवार की कहानी जिसने परिवार का मुखिया तो छीना, साथ के साथ जो अब ये महिला थी ये भी अपनी सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन 2 बच्चों का क्या कसूर था जो इन दोनों के थे। अब वो बच्चे तो कहीं के नहीं रहे, माँ जेल में चली गई, पिता इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तो उन मासूम बच्चों का क्या दोष था। बहरहाल दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। दोस्तों, कल के दिन जो हमारे वीडियोस पे कमेंट्स आए थे, वो पहला कमेंट था, यूज़र करके आईडी है, लिखते हैं सर मैं ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर से एजाज भाई, और सर आप जो बार बार थंबनेल डाल रहे हैं आपकी वीडियो के सामने भी आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये हमने देखा ही है। सर आप थंबनेल पर थोड़ा मेहनत कीजिए। भाई, थंबनेल की बात नहीं है, जो एक्चुअल में मैं ज़्यादा मसाला लगाकर नहीं लगाता, जो होती है वो चीज़ें मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है हरदेव कुमार का, वही लिखते हैं नमस्कार सर, यारी में गद्दारी बहुत अच्छा हुआ, ऐसे इंसान को ऐसी ही सज़ा मिलना चाहिए। अपना व्यू देते हैं इस वीडियो के ऊपर। उसके बाद में वेरी नाइस भैया, बेस्ट ऑफ लक। संगीता जो कि हमारे एक फ्रेंड हैं देव कुमार जी, उनकी पत्नी है, ये हमारे वीडियोस पे कमेंट्स करती हैं, तो दोनों पति पत्नी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद में सुनील त्यागी है, ये लिखते हैं सर जी कहानी सुनाने का और आपकी जो आवाज़ है उसका जो अंदाज़ है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से, ये दोनों भी पति पत्नी हमारी कहानी सुनते हैं, तो दोनों ही पति पत्नी का मैं दिल से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। उसके बाद में नासिर पठान है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कपिश राय है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं और ये भी कहानी के ऊपर अपना व्यू रखते हैं, BSF सिल्लीगुड़ी से हमारी कहानी देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा हैं, लिखते हैं नमस्कार सर, वैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, फ़िलहाल मैं सऊदी अरब में हूँ और मेरे भी जितने भी बहन हैं उनको करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो अनुज गोदारा जी, आपकी तरफ से मेरी तरफ से जितनी भी बहनें हैं सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद में RP मिश्रा है, लिखते हैं वेरी गुड कहानी, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज कुमार गुप्ता है, ये लिखते हैं बेस्ट स्टोरी, दिलीप कुमार गुप्ता कानपुर, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नासिर पठान जी अगला कमेंट्स करते हैं, मैं रोज़ कहानी सुनता हूं, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। फैशन डिज़ाइनर है, ये लिखते हैं लखीसराय में बाजू में ही है भैया, तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो विमलेश शर्मा है, लिखते हैं जय हिंद जय भारत नीलेश शर्मा, तो नीलेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं जादूगर कर्म, और ये इस तरीके से इनको लगता है कि ये कहानी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है जबकि 2023 की ही कहानी थी, ये इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद में कयूम अंसारी झारखंड से हमारी वीडियो देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन हमारे व्यूअर्स ने हमारी वीडियो पे किए थे, और आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग अगर लिखना चाहते हैं, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो आप लोग लिख दीजिए, और आप लोग का जो भी कमेंट्स रहेगा ये कल के दिन मैं अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, बूढ़े बच्चों का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।